चलिए आइए आज शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन जितने लिए गए हैं सारे इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में लेटेस्ट आए हुए हैं, 2026 के एग्जाम में ही आए हुए हैं। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अच्छे से कंसेप्ट को नोट करिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के सही संधि विच्छेद को पहचानिए। इसमें सही संधि विच्छेद पहचानना है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है अत्याचार, दिया है अति धन आचार्य या अति प्लस आचार्य। तथैव ऑप्शन नंबर 2 है तथैव तात प्लस एव दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा और देखिए कौन शुद्ध है, सही लिखा है, कौन गलत लिखा है, उससे भी आपके ऑप्शन कटेंगे। प्रौढ़, प्रौढ़ में दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रौढ़, प्रौढ़ में दिया गया है प्रो प्लस ऊढ़। ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया है विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी। चलिए देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं अति प्लस आचार्य, अति प्लस आचार, तो अत्याचार का अति प्लस आचार होता है। यहाँ पर अति प्लस आचार, यहाँ पर जो ई आता है ये कन्वर्ट हो जाता है यह में और यहाँ से आ लगकर बन जाएगा यह, और यह इसमें यण संधि होती है। कौन सी संधि? यण संधि। तो कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तथैव गलत। तथैव का देखिए क्या होगा, तथैव का देख लीजिए एक बार। तथैव का हो जाएगा तथा प्लस एव, ये बनेगा तथैव। प्रौढ़ का क्या बनेगा? प्र प्लस ऊढ़। ये अपवाद टाइप का है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको हम गुण संधि, ये नियम तो होता है कि अगर अ, ध्यान से देखिए, अ प्लस उ ह्रस्व या दीर्घ आए तो इन दोनों के स्थान पर ओ होता है गुण संधि में। किसमें? गुण संधि में। किंतु यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है प्र, इसका सही संधि विच्छेद होगा प्र प्लस ऊढ़। तो यहाँ आ रहा है अ प्लस बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? औ बन रहा है। औ मीन्स वृद्धि हो रही है। तो अगर आप पेपर में आता है कि प्रौढ़ में कौन सी संधि है, तो प्रौढ़ में वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? प्रौढ़ में वृद्धि संधि होगी। कौन होगी? वृद्धि संधि होगी, क्योंकि अ और उ मिलकर ओ होता है तो गुण संधि होती है, औ हो रहा है तो वृद्धि संधि होगी। तो ये गुण संधि का अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रूल पर नहीं बैठता, तो इसको ध्यान रखिए क्या है? अपवाद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 से जानते हैं आंसर नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है विद्या प्लस यहाँ आर्थी है, जो यह हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ से इसका संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस अ मिलकर बड़ा आ बनेगा और यह है स्वर संधि का दीर्घ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दिया गया है निम्नलिखित में तत्पुरुष समास को पहचानिए। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास पहचानना है। चारपाई अर्थात
4 हैं पाव, जिस 4 पाव हैं या 4 पाई है जिसमें 4 पाव है, संख्या बताएगा। 4 हैं पाव या 4 पाव या 4 पाई, जो भी कह लो। 10 आनन, 10 आनन में ये संख्या नहीं बता रहा है। 10 आनन, 10 आनन, यहाँ 4 पाई 10 आनन, 10 आनन हैं। इसमें तीसरा कोई प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। इसमें 10 आनन हैं किसके हैं? रावण के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जलधर, जलधर का मतलब होता है, यहाँ जब समास करेंगे जलधर, जल को धारण करने वाला या जल को धारण करने वाला ही होगा। तो यहाँ पर इसका जल को धारण कर, नारियल नहीं, वहाँ नारियल नहीं होगा। यहाँ पर एक कह रहे हैं कि नारियल होगा, नहीं नारियल नहीं होगा। नारियल में जल होता है, नारियल, इसका नारियल जल को धारण करने वाला। तो फिर ऐसे बादल भी होगा, बादल भी तो जल को धारण करता है। कुल मिला के यहाँ पर है, इसमें तत्पुरुष समास है। ये समझिए कि इसमें तत्पुरुष है। क्या है? इसमें तत्पुरुष है। तो इसमें क्या है? तत्पुरुष। जलधर में आग और पानी में द्वंद्व है, तो आग और पानी का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ द्वंद्व है। तो चलिए देखते हैं क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जलधर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और उतने अच्छे, इसमें उतना ही अच्छा कंसेप्ट भी लग रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा, इससे आगे क्वेश्चन आसान हो जाए, परीक्षा में आए तो गलती न हो। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी देखना है। क्या देखना है? शुद्ध वर्तनी देखनी है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी देखनी है। क्या देखनी है? वर्तनी। तो वर्तनी में श्रृंगार लिखा है, संसारिक लिखा है, उज्ज्वल लिखा है, संन्यास लिखा है। देखिए क्या सही हो जाएगा। श्रृंगार इस टाइप का लिखा जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार लिखा जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार। यहाँ बिंदी होगी और यहाँ एक होगा, दो नहीं होंगे डंडे यहाँ पर। तो इस तरह श्रृंगार शुद्ध लिखा जाता है। फिर दिया है संसारिक नहीं, सांसारिक होता है, सांसारिक। तो यहाँ पर इस तरह ये गलत हो जाएगा, संसारिक दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उज्ज्वल। तो यहाँ पर 2 बार ज हाफ होंगे, फिर यहाँ पर उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर संन्यास, संन्यास करेक्ट है, संन्यास, संन्यास सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, संन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले को पहचानिए। तो यहाँ भी शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। 2 शब्द यहाँ पर, 2 क्वेश्चन वर्तनी से लिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, घनिष्ठ, संसारिक, उज्ज्वल, प्रतिष्ठा। यहाँ पर हमें लगता है क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी अशुद्ध को पहचानना है। यहाँ पर शुद्ध को नहीं, क्योंकि 2 सही बन रहे हैं। घनिष्ठ भी सही है और क्या कहते हैं, उज्ज्वल भी सही है। तो यहाँ पर हमें लगता है प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पर ट नहीं, ठ होना चाहिए और ये बनेगा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। तो अब यहाँ से देखिए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और ये 3 ऑप्शन सही हो गए हैं। ये सेकंड वाला गलत है।
तो क्वेश्चन यहाँ पूछना चाह रहा था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध, शुद्ध नहीं, तो अशुद्ध बतानी थी। क्या बतानी थी? अशुद्ध। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अशुद्ध में क्या है? संसारिक। संसारिक क्या कहते हैं? अशुद्ध है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 घनिष्ठ करेक्ट है, उज्ज्वल करेक्ट है, प्रतिष्ठा भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रोग मुक्त, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, रोग मुक्त में समास बताना है। कौन सी समास है? तो इसमें देखिए, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। रोग मुक्त में, तो रोग मुक्त में क्या हो जाएगा? इसका जब समास विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त, अलगाव हो रहा है यहाँ पर, रोग से मुक्त, रोग से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर इसमें विभक्ति वाला भी पूछता तो वहां पर हम बताते, यहाँ पर क्या हो जाता? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास, किंतु ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास। केवल क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, रोग से मुक्त में ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष। ठीक, तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेखांकित, ये बहुत प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिए। रेखांकित शब्द का सही संधि पहचानिए। कुल मिलाकर संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो रेखांकित की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? रेखांकित, रेख प्लस अंकित, रेख प्लस अंकित से क्या बनेगा? रेखांकित। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है रे प्लस खांकित, ये गलत है। रेखा प्लस अंकित, रेखा प्लस अंकित, यहाँ देखिए रेखा प्लस अंकित, और इसमें दिया है रेख प्लस अंकित, रेख प्लस अंकित और रेखा, ये तो मान लो गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 बचे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है, 3 और क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 तो कट गया, रेखांकित गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, उनमें बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। तो चलिए देखते हैं। तो 2 ऑप्शन इसमें कट ही गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है रेख प्लस खांकित, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है, दूसरा नंबर जो लिखा है रेखा प्लस अंकित, और एक ऑप्शन लिखा गया है रेख, हाँ, रेख प्लस अंकित। अब इन दोनों को हमें पहचानना है कौन इसमें सही है। तो गलत हो गए,
ये गलत और ये गलत। अब बचे दो, रेखा आ प्लस अंक, रेखांकित होगा या रेख। रेख ऐसा कोई वर्ड नहीं है, रेख की भी मीनिंग होनी चाहिए। ये जब तक मीनिंगफुल नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता। रेखा का मतलब होता है कि रेखा, एक लाइन आप कह सकते हैं दिस इज रेखा है, ठीक। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित, यहाँ सही हो जाएगा रेखांकित। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यथार्थ शब्द में, यथार्थ शब्द में सही संधि पहचाननी है यथार्थ की। तो यथार्थ शब्द की सही संधि हो जाएगी यथार प्लस रथ, गलत है। यथा प्लस रथ, गलत है। यथा प्लस अर्थ, अब यहाँ पर यथा, देखिए ध्यान से, यथा प्लस अर्थ क्या होगा, और यहाँ यथ धन अर्थ दिया है, तो यथ धन अर्थ, यथार्थ। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा है। यथा प्लस अर्थ यथार्थ, या यथ प्लस अर्थ, यथ अ प्लस आ, सॉरी अ प्लस अ प्लस अ मिलकर आ बनेगा, या तो फिर आ प्लस अ मिलकर आ बनेगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं, यथ, यथ प्लस अर्थ, अ प्लस अ, दोनों अ प्लस अर्थ का भी वैल्यू है और यथ का भी, तो यथ प्लस अर्थ यथार्थ, यथ, चलिए यहाँ पर देखिए, यथार्थ, यथा प्लस अर्थ या यथ प्लस अर्थ, ये दो हमारे गलत हो गए। अब ये भी गलत हो गया। अब यहाँ यथ प्लस अर्थ, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, बचेगा क्या, यथा प्लस अर्थ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यथार्थ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब के लेखक, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ठलुआ क्लब के लेखक हैं चतुर्थ सेन शास्त्री हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या बाबू गुलाब राय हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। चलिए नेक्स्ट, तीक्ष्ण का विलोम बताना है। तीक्ष्ण मीन्स बहुत तेज या बहुत पतला या बहुत तीव्र, तो इसका विलोम बनाना, प्रखर, कटु, तीव्र, मंद। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रखर है, ऑप्शन नंबर 2 कटु है, ऑप्शन नंबर 3 तीव्र है, ऑप्शन नंबर 4 मंद है। तो यही मंद इसका आंसर होगा, तीक्ष्ण का मंद होता है। जैसे चाकू क्या है, चाकू जो बहुत शार्प होती है बहुत, तो उसके तो बहुत तेज है या बहुत तीक्ष्ण है, और जब वही कुंद धातु वाली धार वाली हो जाती है तो कहते हैं कि इसकी धार जो है मंद है, तो वहीं से आया है। चलिए नेक्स्ट, ये 9 नहीं है 10 होना चाहिए, ठीक। निम्नलिखित में अर्ध विराम बताना है। तो ए है अल्प विराम, ए है अर्ध विराम, ए है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, ए है फुल स्टॉप। क्या है, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। तो हिंदी में फुल स्टॉप मीन्स इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, या पूर्ण विराम होगा, इसको हिंदी में कहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्ध विराम बताना है, तो ये अल्प विराम है, अल्प विराम, अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर 2 इस तरह लिखा जाएगा, ऐसे करके यहाँ बिंदी रहेगी, तो इसको अर्ध विराम कहते हैं।
और ये विस्मय का चिन्ह होता है आश्चर्य शोक को बताने के लिए, और ये पूर्ण विराम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ विराम भी 2 क्वेश्चन ले लिए गए हैं। चलिए इसमें निम्नलिखित में से हंस पद पूछा गया है, तो ए आपका अल्प विराम होगा, ए अर्ध विराम होगा, ए विस्मयादि बोधक होगा, और यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर 4 हंस पद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 तीन गलत हो जाएंगे। बचा क्या ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हंस पद में जैसे कोई अक्षर लिखते समय बीच में छूट जाता है तो हम लोग इस तरह बना के इसे लिख देते हैं, ये यहाँ ये होना चाहिए, ठीक। तो इसी को कहते हैं हंस पद। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में विस्मय बोधक बताना है। विस्मय बोधक कौन सा है, तो विस्मय बोधक इसमें बताना है। निम्नलिखित में विस्मय बोधक कौन सा है, तो विस्मय बोधक के लिए प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर 2 अर्धविराम है, ऑप्शन नंबर 3 विस्मय बोधक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हंस पद अभी बताया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विस्मय बोधक बताना है, तो विस्मय बोधक के लिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योग्यता शब्द एक अच्छा है, इसको आपको बताना है। योग्यता शब्द में संज्ञा क्या है। संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, समूहवाचक होगी, भाववाचक होगी। तो चलिए हम इसको दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क, और ये वेरी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो इसको आप लोग इसको बताइएगा क्या है, कमेंट जरूर करिएगा क्या होगा इसका। आप इसको SW में ले लीजिए। योग्यता शब्द में संज्ञा है, मैं आपको हिंट दूं, ये नहीं होगा। चलिए एक काट दिया हूँ और 2 काट दिया हूँ, अब 2 बचे हैं। 2 में से आपको चूज करना है योग्यता क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, लोग सेना में जाते हैं शब्द में संज्ञा है, मीन्स पूरे शब्द में नहीं, ये जो सेना है ये अंडरलाइन है। सेना, जो सेना शब्द है ये अंडरलाइन है, और सेना बताना है कौन सी संज्ञा है। तो सेना में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं, समूहवाचक, सेना एक आर्मी भीड़ होती है, और भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो सेना मीन्स आर्मी, और आर्मी में क्या होती है, भीड़ होती है। तो यहाँ पर इससे लिया गया है आर्मी मीन्स समूहवाचक, तो यहाँ पर हो जाएगा समूहवाचक। चौथा 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक मुहावरा लिया गया है। कूप मंडूक मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर 2 सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर 3 मात देना, ऑप्शन नंबर 4 कुएं में गिर जाना। तो मुहावरे का कभी भी सीधा सीधा अर्थ नहीं होगा। कुएं, यहाँ कूप मंडूक का मतलब कुएं में गिरना तो कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब बचे 2, मात देना भी नहीं होगा, मूर्ख होना भी नहीं होगा, सीमित ज्ञान। जैसे कूप मंडूक का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए हमारा कुआं है और इसमें मेढक है, अब उसके पास वो इसके अलावा दुनिया नहीं जानता, वो इसी में जानता है, खुश रहता है कि हमसे ज़्यादा या हमसे आगे कोई नहीं है, हम तो बहुत आगे हैं। लेकिन जब इसी मेढक उठा के समुद्र में फेंक दो तो जाता घेर इतना बड़ा यहाँ कैसे हो गया। तो उसी तरह दिया गया सीमित ज्ञान होना, सीमित ज्ञान को कूप मंडूक कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 सीमित ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मुहावरा आ गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, इलायची बांटना। इलायची बांटने का मतलब क्या हुआ, धोखा देना, प्रभावित होना, अपर्याप्त वस्तु होना, या दावत देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धोखा देना, प्रभावित होना, अपर्याप्त वस्तु होना, या दावत देना। तो यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दावत देना ये आपका सही हो जाएगा। इलायची बांटना का मतलब हुआ दावत देना, किसी को बुलाना, इनवाइट करना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है होमवर्क में, चलो उसको भी बता देते हैं। कौन सा था? योग्यता। योग्यता शब्द में संज्ञा बतानी है, तो व्यक्तिवाचक तो होगी नहीं, ऐसी नहीं योग्यता की विशेष योग्यता है किसी की, और समूहवाचक भी नहीं इकट्ठा हुई है, जातिवाचक भी नहीं होगी, ये होनी चाहिए भाववाचक। क्या होनी चाहिए? भाववाचक। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये पेपर में आया हुआ है, टीचिंग एग्जाम में ही आया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये आया था 2026 में ही पेपर में आया है। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।